हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल 6 दिसंबर को प्रथम पाली में एलटी ग्रेड मैथ की परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, उसी से संबंधित हम लोग एक सटीक आंसर की आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं और प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने के बाद ये संज्ञान में आया है कि प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे लेवल के थे और जो भी सिंपल लेवल के प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, 2, 4, 6 प्रश्न जो आपको सिंपल लेवल के दिख रहे हैं, उनमें भी विकल्प में इस तरीके से उलझाया है कि बिना चारों विकल्पों को हल किए आप उसको जो है टिक नहीं कर सकते। आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका कौन सा विकल्प सही है, कौन सा नहीं सही है। तो आइए हम लोग पहले जल्दी से इस आंसर की को देख लेते हैं, जो कि आयोग की आंसर की नहीं है। लगभग 95 to 99% तक आयोग के आंसर की से मैच करते हुए आंसर की आपको जारी की जा रही है। ज़्यादातर प्रश्नों पर गहन विश्लेषण करने के बाद ही इस पर आंसर की जारी की जा रही है। बाकी ह्यूमन एरर है, कहीं 1-2 प्रश्न इधर उधर हो भी सकते हैं। वैसे कोशिश की गई है कि इस तरीके की कोई विसंगति ना आए। तो देखते हैं हम लोग जल्दी से पहले आंसर की को समझ लेते हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर को देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग तब लास्ट में कट ऑफ और सेफ स्कोर की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला प्रश्न आपका आया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। इसमें जो है आपका पहला आंसर होगा। ठीक है, A का 3 से और B का 2 से और C का 1 से, D को 4 से मैच कराना है। अगला है ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब रुपए 20,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया था? तो यहाँ पेश करने की बात आ रही है, इसलिए ये 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, अगला है तीसरा, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों या पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था? तो ये कर्पूरी ठाकुर है, जो जिन्हें अभी जल्द ही भारत रत्न दिया गया था। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ये है पार्थेनियम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए हैं? ये लगभग सबको मालूम होगा, 7 चरण में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला हुआ था ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद है चार्टर अधिनियम और उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1935 में हुआ था ये। तो पहला सबसे पहले जो है चौथा है, उसके बाद फिर आपका दूसरा है, उसके बाद फिर पहला है, फिर तीसरा है, यानी कि विकल्प बी आपका सही होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है निम्नलिखित नीचे दी गई फसलों में से कौन सा फसल मोटा अनाज नहीं है? तो लगभग जो भी ग्रामीण परिवेश से हैं सबको पता है कि गेहूं जो है मोटा अनाज नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? तो इसमें आप एकदम श्योर रहिए, वनस्पति के आधार पर जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। कुछ लोग जिसमें जीवधारी भी लगा सकते हैं, जो कि गलत होगा। यदि 2 संख्याओं का बहुत ही हल हुआ प्रश्न था। ये 2 संख्याओं का लासापा 2079 और उनका मासापा 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये 297 होगा। वही लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के हिसाब से। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसको पारित किया गया था। उसके बाद कह रहा कि यदि किसी संख्या का 20% जो है वो 50 है तो संख्या क्या है? तो एकदम सिंपल सा था, 20% जो है 50 था तो आपको जो है 100% करना था। 5 से आप सीधा गुणा करके भी कर सकते हैं या जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। इसका जो सबसे बेहतर विकल्प है वो होगा पहला A3, B4, C1 और D2।
उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपकी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान किसका आता है? तो ये सेवा क्षेत्र से आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, विभिन्न प्रश्न पत्रों में आ चुका है। और अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊँट का कुबड़ आपका बना होता है वसा ऊतक का, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, ये आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी जारी की जाती है। उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा A का 2, B 3, C 4 और D 1। अभी हम लोग आंसर देखते चलते हैं, इसके बाद विश्लेषण हम लोग बाद में भी कर सकते हैं मैथ के जो प्रश्न हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? ये अभी पिछली बार चक्रवात यहाँ पे आया हुआ था जिसके कारण बाढ़ आई थी, तो तमिलनाडु होगा इसका आंसर। प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? गोवा में है, मांडोवी नदी पर स्थित है। उसके बाद है 20 भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया? तो 2001 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस नेता ने अस्थायी स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? ये थोड़ा सा क्या कहते हैं विवादित प्रश्न रहा है, लेकिन आयोग इसको जो है सबसे सटीक आंसर जो है B.R. अम्बेडकर को मानता है। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 22 है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 51 का में जो है 51 का में आपका जो है ये मूल कर्तव्य दिया हुआ है। उसके बाद में जोड़ा गया था ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति पर। उसके बाद अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। तो इस तरीके से इसका जो सबसे सटीक विकल्प होगा वो A2, B4, C3 और D1 होगा, यानी कि विकल्प C होगा। उसके बाद जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया था? वियतनाम, ठीक है। इसमें अगर चीन देता तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन चीन नहीं दिया है तो इसको सिंपल सा आप कर सकते थे। उसके बाद डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसकी चर्चा तो हम लोग बार बार करते रहते हैं। उसके बाद है अगला, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम से क्रिया करती है। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। इसका सटीक आंसर जो है ये कौन सा होगा? B होगा, यानी कि A4, B3, A का 4 होगा, उसके बाद B का 3 होगा, उसके बाद C का 1 होगा और D का 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 27 है। ये भी मैथ से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो है विकर्णों की संख्या आपका पूछा हुआ है, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9 होगा। ये तो सिंपल सा आपका जानते हैं 6। ये डायरेक्ट सूत्र भी होता है या फिर क्रम संचय के माध्यम से हम लोग सूत्र लगा सकते हैं n, ठीक है ना। ये जैसे इसमें भुजाओं की संख्या 6 है तो हम लोग सिंपल से कर सकते थे 6c2 - 6, ठीक है। तो आगे है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। 28 नंबर है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग का अगर बात आएगी तो वाल्टर सी रोजन ने किया था, बाकी R.S. व्हिटेकर ने भी इसका प्रयोग किया था। उसके बाद जो है किस फसल को फसलों का ऊँट कहा जाता है? तो इसको ज्वार को कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के साइड में देखने को मिलता है ज़्यादातर। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? तो ये पंचमहल कराई गई थी। तो ये GS के आपके 30 प्रश्न थे। उसके बाद 31 से आपका मैथ्स स्टार्ट था। तो मैथ का देखिए y बराबर AX + B / CX + D दिया था। तो इसका जो है अंश बटे हर से अवकलन करना था, 3 बार अवकलन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो B होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 32 जो है ये थोड़ा सा विवादित है, इसका आंसर कोई सही नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर सही नहीं है, बाकी आप इसको लगभग सटीक में यही माइनस नहीं लगा है, बाकी इस विकल्प B को हम लोग राइट आंसर में रख सकते थे, लेकिन माइनस ना लगा होने की वजह से अभी ये आयोग जो है इस प्रश्न को भी गलत भी कर सकता है, सबके लिए समान अंक दे सकता है या फिर इस प्रश्न को हटा भी सकता है। प्रश्न संख्या 33 में दिया है समतल का अंतःखंड रूप क्या होता है? तो ये x बटे a y बटे b प्लस z बटे c इक्वल टू 1 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद प्रश्न संख्या 34 में आपको दिया गया है a बराबर इतना है और b बराबर दिया हुआ है, तो इसमें मान निकालना है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। अभी डिटेल हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी आंसर देखते हुए चलते हैं। और प्रश्न संख्या 35 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है।
उसके बाद प्रश्न संख्या 36, सिंपल सा भी प्रश्न था ये। इसमें जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 37 में भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अवकल समीकरण का हल करना था, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल से भी लग जाएगा, सिंपल है। और 38 में दिया हुआ है, इसमें दिया है कि समीकरण वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर द्वारा निरूपित की जाने वाली रेखाओं के बीच का कोण है, तो वही tan थीटा बराबर 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी में रख देना है। और प्रश्न संख्या 39 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 40 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलिए, अभी हम लोग चर्चा इसकी बाद में डिटेल में करेंगे। और प्रश्न संख्या 41 में इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है 42 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, राबीज टेस्ट का था। और उसके बाद 44 में दिया हुआ है, ये असर्शन और रीजन का अभिकथन और कारण का प्रश्न था। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 45 में राइट आंसर आपका ई हो जाएगा ना, मतलब विकल्प बी राइट आंसर आपका ई आएगा इसमें। और प्रश्न संख्या 46, ये भी सिंपल सा प्रश्न है, डायरेक्ट अवकलन ही करना था, तो इसका सही जो विकल्प है वो सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। और अगला है अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी में जो 48 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 49, ये तो कई बार प्रश्न आ चुके हैं इस टाइप के। 49 में जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। 50 में राइट आंसर आपका ये भी सी हो जाएगा, एक्स वाई सी ई की पावर में माइनस एक्स प्लस वाई। और 51 में आपका है राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी। और 52 में आपका जो है राइट आंसर, 52 में आपका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 53 में जो है आपको दिया गया है, ये सिंपल सा प्रश्न था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, तो इसमें जो है 1/2 और ये एकाकी आच्छादक और अंतरछेपी तो फिलहाल नहीं, इसमें एकाकी और आच्छादक ही चेक करना था 1/2, तो इसमें आपको चेक कर लेना था, ठीक है, ना तो एकाकी होगा ना आच्छादक। उसके बाद 54 में आपका है, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक बार फिर से अवकल समीकरण ही है। 55 बहुत सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और 56 में जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल एक, यानी कि केवल पहला सही है। उसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 57, शंकु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। और 58 में दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है। असर्शन रीजन का ये भी प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। द्विपद बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित प्रश्न है। और 59 में आपका है राइट आंसर बी हो जाएगा। और 60 में आपका दिया गया है, हाँ 60 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है, 1 आएगा। और 61 में जो राइट आंसर है आपका वो ए हो जाएगा। और 62 में 62 में जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल सा प्रश्न है। 63, इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 64, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, केवल 2। उसके बाद है 65 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा, 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद है 66 का जो राइट आंसर है आपका वो बी हो जाएगा, यानी कि 0। उसके बाद है प्रश्न संख्या 67 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, प्रायिकता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि आंसर से बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 68 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद है 69 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद है 70 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। उसके बाद है 71 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा डी, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद 72 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप लोगों की जो बुकलेट सीरीज़ है वो चेंज होगी, लगभग लोगों की चेंज होगी, सबकी लगभग, तो आप लोग जो है विकल्प को ध्यान से मैच कराएंगे
जो विकल्प जिसमें सही बताया जा रहा है वो आप में बी नहीं हो सकता है ए हो, सी हो, डी हो, तो आप लोग उसको ये जो आंसर आपका लिखा गया है इसके हिसाब से मैच कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है 73 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है, ठीक है। उसके बाद है 74 का जो राइट आंसर है वो ए है। 74 के बाद है 75 यानी कि 75 संख्या, प्रश्न संख्या 75 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, ये स्पर्शी वाली वही शर्त होती है, जो कंडीशन वही आपसे पूछा गया है। और प्रश्न संख्या 76 इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, लॉग जेड। 77 हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि ए हो जाएगा। और ये तो समांतर माध्य से संबंधित प्रश्न था, बहुत ही सिंपल है, डी हो जाएगा आपका। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ करना था। थोड़ा सा कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि एक जगह संख्या लिखी थी, एक जगह आवृत्ति लिखी थी, तो संख्या और आवृत्ति में जो कंफ्यूज हुआ होगा उसके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग था ये प्रश्न। और क्योंकि उसमें किसको एफ मानना है और किसको एक्स मानना है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसीलिए इसको दिया भी गया है। फिलहाल बहुत बड़ी दिक्कत कोई इसमें वाली बात इसमें नहीं थी। अगला है 79 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। उसके बाद है 80 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। x² + y² + z² - 2x और प्लस 4y - 6z + 10 = 0। और 81 फिर से एक बार प्रायिकता का प्रश्न, प्रायिकता के कम से कम 4 से 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको। उसके बाद है 82 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। 83 है, 83 यानी कि 83 एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा हुआ कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसलिए आपको ये कंडीशन याद ही रही होगी, a + b वेक्टर a + वेक्टर b का जो माड है वेक्टर a - वेक्टर b के माड के तभी बराबर होता है जब इसका जो कोण है वो π/2 होता है, जबकि इसमें π/4 दिया है। तो ये आपका विकल्प डी गलत था, इसलिए सही हो जाएगा ये, और गलत पूछा था। और 84 है, 84 है, 84 का जो है वो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है 85 तो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न था, 11वां पद आएगा, ठीक है ना। और 86 प्रश्न संख्या 86 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। और प्रश्न संख्या 87 का जो हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। उसके बाद है 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 89 का जो राइट आंसर है वो भी सी हो जाएगा। और 90 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, केवल समाकलन गुणांक पूछा हुआ है, समाकलन गुणक पूछा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान पूछा था, तो इसमें सिंपल सा आप कर सकते थे। और इसके बाद है 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, केवल 1। और 92 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस N1 क्रॉस N2 = Q2 वेक्टर N1 - Q1 वेक्टर N2, ठीक है। उसके बाद 93 इसमें जो है आप बी की कोड पूछा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। और उसके बाद है 94 यानी कि 94 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। 95 फिर से एक बार अवकल समीकरण से संबंधित कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा उलझाने वाले प्रश्न नहीं थे, तो यहाँ से आप आसानी से कुछ गेन कर सकते थे नंबर अपना। और 96 यानी कि 96 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। एक वृत्त परिभाषित कर जो है इसको वृत्त का बिंदुपथ होगा ये, जो आपका दिया गया है रियल पार्ट ऑफ 1/z = लैम्डा। और उसके बाद 97 का जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है 98 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये भी था, ठीक है। ये है कि प्रश्न सिंपल ज़रूर थे, लेकिन आपको सॉल्व करने में टाइम ले रहे थे, यही समय लग जाने की वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सबका जो है गड़बड़ हो गया। टाइम मैनेजमेंट जो ढंग से कर पाया होगा और जो है क्या कहते हैं समय का को यूटिलाइज़ करके अपने प्रश्नों को ढंग से हल कर पाया होगा, वही अपना काम किया होगा। जैसे जो बड़े प्रश्न थे उनको आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना था, स्किप करके आगे बढ़ना था, लेकिन अब ठीक है, जो भी किए हैं अब आगे इससे सीख लेनी चाहिए आप लोगों को। 99 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 का यानी कि 100 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि ई आएगा। और 101 का राइट आंसर आपका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा।
102 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा डी 2 की पावर में n। 103 का जो राइट आंसर है वो 8f हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। परवलय और नाभिलम के बीच का क्षेत्रफल पूछा था, 8/3a² था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 105 में आपका सी होगा, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। 106 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा। 107 इस बार ग्रेजुएशन पोर्शन से भी काफ़ी प्रश्न उठाया है, 15 से 16 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न लगभग होंगे हमको लग रहा है। 107 का ए विकल्प सही है। 108 है, 108 का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये ए वाला विकल्प आपका सही है। उसके बाद 109 में जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। उसके बाद 110 में जो राइट आंसर है आपका वो बी हो जाएगा। ax अपान सेक थीटा प्लस बी वाई अपान टेन थीटा इक्वल टू a² प्लस b²। कैलकुलेटिव प्रश्न थे और सार ट्रिक्स भी हैं, लेकिन कितना सार ट्रिक्स आप याद करेंगे। और 111 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 112 का जो राइट आंसर है ये भी सी हो जाएगा, 3/16। 113 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी cos इनवर्स 1/√3। 114 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए √3/2। 115 ये प्रश्न गलत है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पीछे भी एक प्रश्न अभी गलत मिल चुका है, ऐसे 2 से 3 प्रश्न आपके ऐसे गलत मिले हैं, जो कि उत्तर जो है इसका कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है आपका नहीं मैच करेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे आर की वैल्यू जो है ए और बी में दिया है, और जो दूसरा आर है वेक्टर आर वो वेक्टर सी और वेक्टर बी के रूप में दिया गया है, और ऑप्शन आपका डी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये प्रश्न जो है आपका सही नहीं है। तो इस पे देखिए आयोग क्या करता है। इसके बाद है 116 में जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 117 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। और 118 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 3/7। एक बार फिर से समांतर माध्य का प्रश्न दिया हुआ है 119 नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। कैलकुलेटिव प्रश्न था थोड़ा सा, इसलिए जो है टाइम टेकिंग ज़रूर था, लेकिन आप हल कर सकते थे टाइम मैनेजमेंट करके। और 120 का जो राइट आंसर है वो सी होगा। 121 ये सिंपल सा प्रश्न 2 की पावर n² - n की तरह था, ठीक है ना, समतुल्य संबंधों की संख्या, तो ये बी हो जाएगा 64, ठीक है ना। 64 122 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। और 123 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। 124 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। 125 का जो राइट आंसर है ये भी सी हो जाएगा। 126 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक ना। 127 का जो राइट आंसर है 127 का जो राइट आंसर है ये भी सी हो जाएगा। उसके बाद 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि केवल 3 सही है, ये वाला सही है बाकी गलत था। तो ये वाला प्रश्न ये जो है गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो गलत पूछा हुआ आपसे, ये कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा बच्चों को उलझाने के लिए। उसके बाद 129 है, 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 130 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन सी। 131 में आपसे पूछा हुआ है कि हाँ कथन कारण से संबंधित प्रश्न था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रश्न संख्या 132, ये इससे 2 प्रश्न आए हुए थे, और 2 प्रश्न जो आए हुए हैं इनकी हमने जो है शॉर्ट ट्रिक जो है पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका है हमने, इसकी जो है शॉर्ट ट्रिक्स की। तो इसमें आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, हूबहू सेम प्रश्न वही था। तो इसमें कुछ करना नहीं था, x की जगह पे 1 पुट कर देना था, उसके बाद गुणांकों का योगफल आ जाता है। ऐसे एक प्रश्न और आपका दिया है कथन कारण में एक ये, तो वो छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने ट्रिक्स बताया हुआ था बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। कोई बात अपने आप से बना के नहीं बोली जा रही है, आपके साथ प्रूफ के साथ बात की जा रही है आपसे। तो 133 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा।
और 134 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि 1 से कम। उसके बाद 135 है, प्रश्न संख्या 135, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 136 है, 136 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, 3y/2। और 137 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 138 का जो राइट आंसर है ये भी सी हो जाएगा, ठीक ना। 139 में आपका ए हो जाएगा। और 140 में आपका बी हो जाएगा। और ये सिंपल सा प्रश्न है, ये टेट से लेकर के तमाम परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक होता है। और 142 ये भी सिंपल सा प्रश्न है, इसको हमने बता रखा है समांतर श्रेणी में। तो ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में दिया गया है, उसको हम लोग फार्मूला रखेंगे तो समांतर श्रेणी वाला बन जाएगा। और उसके बाद ये 143 में आपका डी सही हो जाएगा। 144 में आपका सी सही है। और 145 में आपका सी सही है, यानी कि 2 आएगा। 146 में आपका सी सही है, ठीक है, यानी कि अपसारी होगा। 147 में आपका बी विकल्प सही है। 148 सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी थी ओमेगा क्यूब = 1, ओमेगा क्यूब के गुणक में इसको तोड़ लेना था, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया 149 में आपका बी सही है। और 150 में आपका डी सही है। तो ये था 150, यानी कि आपके 150 प्रश्नों का पूरा विश्लेषण और सटीक आपको जो है आंसर की दी गई है। इसके माध्यम से अभी आप अपने प्रश्नों को मिला करके जो भी जितने आपके उत्तर सही हो रहे हों वो उसमें जो है पूरा काउंट कर लेना है। और जितने गलत हो रहे हों, सही और गलत दोनों काउंट कर लेना है। तो जितने सही हैं उसमें आप 1 से गुणा कर लेंगे। और जितने गलत हो रहे हैं उसमें 0.33 से गुणा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जितने सही वाले प्रश्न हैं, गुणा करने के बाद जितना मान आएगा, मान लीजिए x है, इसको गलत वाले में 0.33 से गुणा करना है, इसको मान लेना है y है। तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो पूरा मान आपका बनेगा, जितना अंक आप प्राप्त करेंगे वो आपका हो जाएगा x - y, यानी कि सही में से गलत वाले को घटा लेना है। तो जितना आपका मान बनेगा, यानी कि जितना आपके प्रश्न, यानी कि जितने अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आप कमेंट में जो है कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो जिससे आप थोड़ा सा सटीक विश्लेषण किया जा सके कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे अगर हम लोग बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगी लगभग, तो हमको लग रहा है जैसे आयोग का नियम है 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है मेंस के लिए बुलाने का, तो 15 गुना अभ्यर्थी जो है ये मिलेंगे ही नहीं इनको, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न पत्र है ये आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। क्वेश्चन देखने में आपको भले ही सिंपल लग रहे हो, लेकिन ये जो 2 घंटे का समय था 2 आवर में, इसको कर पाना सबके बस की बात नहीं थी, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्रश्न थे सबके सब आपके चारों विकल्प देख करके, कुछ प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो सबके सब चारों विकल्प बिना देखे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। आप सही डायरेक्शन में, यानी कि सही उत्तर पे आप नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। तो ये तमाम जो है बातें हैं जो कि आपको आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है। और इसमें आप लोग समझ रहे हैं, आप अपना जो है पूरा अंक कैलकुलेट करके हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है कमेंट करके बताइएगा, जिससे और सटीक विश्लेषण मिल सके। जितना भी आंसर आपका सही हो रहा हो, यानी कि जितना एक्चुअल मान आपको मिल रहा हो उतने अंक, और आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी के साथ आप अपने अंक को यहाँ साझा करेंगे। याद रखिएगा, जैसे आपके ऊपर विधि जो मेथड आपको ऊपर बताई गई उस मेथड के हिसाब से आप अपने अंक को साझा करेंगे। यानी कि जितना आपका सही है उसमें 1 से गुणा करना है, जितने प्रश्न सही है उसमें 1 से गुणा करना है, माइनस जितने प्रश्न गलत हैं उसमें उसमें क्या करना है 0.33 से गुणा करना है, ठीक ना। गुणा करने के बाद जो मान मिलेगा आपको, ठीक है, वो आपको जो है कैटेगरी के साथ यहाँ कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम लोग बाकी एनालिसिस की बात करें कि कितना कट ऑफ जा सकती है, कितना क्या हो सकता है, तो आपको ये बता दें कि
हमने अभी जैसे आपको बताया, फिलहाल आयोग का नेचर धीरे धीरे बदल रहा है। अभी तक जैसे पीसीएस में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता था, इस बार जो है 12.87 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है। ठीक है, 12.87 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है। तो इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं कि हो सकता है इसमें 15 गुना अभ्यर्थी ना बुलाए, तब भी अगर 12 गुना भी बुलाता है तब भी इस जो पैटर्न आयोग कर रहा है इस बार, उस पैटर्न पर इनको 12 गुना अभ्यर्थी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस किसी भी अभ्यर्थी के लगभग 40 प्रश्न ओबीसी या अनरिजर्व के लिए है, ठीक है ना, जिनका 40 प्रश्न सही है, वो चाहे ओबीसी के हों या चाहे अनरिजर्व कैटेगरी के हों, तो वो जो है उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसके 60 अंक बन रहे हों वो जो है 60 अंक प्लस हों, 60 प्लस, ठीक है, उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बाकी जो एससी के कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनको जो है 35% जो है पासिंग मार्क है, जो कि 50 से 55 क्वेश्चन बन रहे होंगे, 50-52 प्रश्न। तो उतना जो है अंक जिनके बन रहे हों वो मेंस में उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि मेंस में लगना ही आपके लिए एक विकल्प है। जिनके लिए जिनमें जो है जिनका 60 प्लस या 35% के ऊपर, यानी कि 40 और 35% के ऊपर जिनका बन रहा हो, यूआर और ओबीसी में 40% और एससी में 35%, उनको मेंस में लग जाना चाहिए। क्योंकि मेंस की तैयारी अगर आप अच्छे ढंग से किए रहेंगे तो रिज़ल्ट आते ही आपको जो है ज़्यादा घबराहट महसूस नहीं होगी, आप सीधा मेंस में लगे रहेंगे। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि हमको जहाँ तक प्रतीत हो रहा है कि जिस हिसाब से प्रश्न का लेवल था, विकल्पों के माध्यम से उलझाने का और कथन कारण के भी प्रश्न आपको दिए गए थे, तो इस हिसाब से इनको जो है 35-40% ही लगभग कट ऑफ पे जितने गुना अभ्यर्थी चाहिए उतना मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी आप अपने मार्क्स को कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद एक सटीक वीडियो जो है, एक विश्लेषण करने के पश्चात जिस तरीके से आपके कमेंट रहेंगे, वो विश्लेषण करने के बाद जो है आपके बीच में एक सटीक वीडियो कट ऑफ का अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है ना। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।